हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पढ़ो भाई यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे हम करते हैं एनसीईआरटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन और करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हाँ, तो लास्ट के इस वीडियो में हमने करी थी स्कूल लेवल के बेसिस पे बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चंस। जितने टॉपिक्स हमने पढ़ लिए लाइक साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, एवोगाड्रो लॉ, गेल-लोसाइक लॉ एटसेट्रा, तो उनके बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए। तो होपफुली आपको वो वीडियो पसंद आई होगी, या जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो जा करके अभी देख ले। ठीक है, मैं कमेंट पे लिंक दे दूंगा, प्लीज आप उसे जा करके देख लेना। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक। तो एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन। So far we are dealing with the number of entities present in a given sample, but many a times the information regarding the percentage of a particular element present in a compound is required. Suppose an unknown or a new compound is given to you. The first question you would ask is what is the formula or what are the constituent and what is the ratio they present in the given compound. Now, क्या बोला गया कि सपोज करो आप लैब में जाते हो, आपको एक सॉल्ट दे दिया गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सॉल्ट। देखो ये सॉल्ट आपको दे दिया गया, लैब में गए सॉल्ट दे दिया गया। नाउ यू नीड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस सॉल्ट। ठीक है, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे? आपको तो पता नहीं है कि ये कौन सा सॉल्ट है आपके पास, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस सॉल्ट? ओके, सो ऐसा आपको करने के लिए क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस सॉल्ट के अंदर, और वो एलिमेंट्स आपस में क्या रेशियो से कंबाइन करे हैं, उनका कंबाइनिंग परसेंटेज क्या है। हम यहां पर इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, दैट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। वो एलिमेंट्स आपस में क्या परसेंटेज से कंबाइन कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास है MgBr2। ठीक है, ये हमारा कोई सॉल्ट है, या फिर सपोज कर लीजिए CaCl2, ये हमारा कोई सॉल्ट है। तो इसके अंदर हमारे पास कैल्शियम प्रेजेंट है एंड क्लोरीन भी प्रेजेंट है। ये हम बोल सकते हैं इफ वी नो द फॉर्मूला, इफ वी नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। सो इसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है एंड इसके अंदर क्लोरीन भी प्रेजेंट है। नाउ हम देख करके बोल सकते हैं कि एक कैल्शियम का एटम है और दो क्लोरीन का एटम है। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1:2। नाउ इन द सिमिलर वे इस मैग्नीशियम और ब्रोमीन के अंदर एक एटम है मैग्नीशियम का एंड दो एटम है ब्रोमीन के, तो है ऑल्सो कंबाइनिंग कैपेसिटी 1:2। अगर हम बोलते हैं NaCl, तो यहाँ पे एक एटम होता है सोडियम का और एक एटम होते हैं क्लोरीन के, तो यहाँ पे भी कंबाइनिंग कैपेसिटी आ रहा है हमारा 1:1। तो अगर हमारे पास कोई अननोन सॉल्ट हमें दे दिया गया एंड हमें बोला गया कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो हमें क्या पता होना चाहिए उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और वो कंबाइन किस रेशियो में कर रहे हैं। तब हम जा करके बता सकते हैं कि हाँ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज लाइक CaCl2 और MgBr2। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा। तो फिर हम हर एक एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास को वहां पे पुट करके हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो यहां से हमें क्या सीख मिला कि जब हमको किसी भी गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट क्या परसेंटेज रेशियो में आपस में कंबाइन कर रहे होंगे। एंड इनवर्स, अगर हमें किसी एलिमेंट के अंदर, किसी सब्सटेंस के अंदर कोई एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स का आपस में कंबाइनिंग रेशियो पता है, तो हम यहाँ का डेटा यूज करके हम पहुंच सकते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास में। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास पता है तो हम इस डेटा को यूज कर से पहुंच सकते हैं उसके एलिमेंट के कंबाइनिंग रेशियो में। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? हाँ, अभी हम करने जा रहे हैं, हमें मॉलिक्यूलर मास किसी का पता है, हमें पता है कि उसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो उस डेटा को यूज करके हम पहुंच रहे हैं उसके हर एक एलिमेंट के क्या परसेंटेज कॉम्पोजिशन में वो आपस में कंबाइन कर रहे होंगे। समझ में आया? क्या ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है? बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये सारे हमारे पास बातें हो गई। ठीक है ना, हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, सुनते जाना।
Suppose an unknown or a new compound is given to you. The first question you will ask, what is the formula or what are its constituent, in what ratio are they present in the given compound. बोला था मैं, ये सेम चीज है. For known compound also, such information provide a check whether the given sample contain the same percentage of element as it is present in the pure sample. In other words, one can check the percentage purity. अब ये वर्ड कहाँ से घूम करके निकल के आ रहा है, अब देखो. सपोज कर लो आपके पास MgBr2 का सैंपल है. चलो हम MgBr2 को पकड़ते हैं. ठीक है, आपने नाम नहीं सुना होगा, CaCl2 को पकड़ते हैं. चलो NaCl तो खूब सुना होगा. ठीक है, चलो CaCl2 को सपोज करो. आपको पता है कि आपको जो गिवन सैंपल है, सपोज मान लो कि ये हमारा जो गिवन सॉल्ट है ना, ये है हमारा CaCl2, और आपको पता है कि इसका फॉर्मूला है CaCl2. इस तरीके से लिखते हैं जिसमें एक एटम क्लोरीन का कैल्शियम का होता है और एक एटम होता है क्लोरीन का. वो आपस में 1:2 रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो सपोज हमको अब पता है कि ये हमारा क्या है, CaCl2. ठीक है, अब हमें सपोज कर लीजिए ये हमें दे दिया गया 1 मोल. 1 मोल ये है CaCl2 है. ठीक है, अब हम जब इसको वेट करेंगे तो इसका मास किसके बराबर होना चाहिए, इसके 1 मोल मास के बराबर होना चाहिए. नाउ अब चलिए, अब हमें पता है CaCl2. ठीक है, अब इसको हमने हमें दे दिया गया 1 मोल. 1 मोल CaCl2 दे दिया गया. अब हम इसको जाते हैं लैब में वेट करते हैं. हाँ, 1 मोल का मास कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है. हम एक्सपेक्टेड क्या है कि 1 मोल का मास होना चाहिए यहाँ पे 40 + 2 × 35.5. ये हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 71 ही होता है ना. चेक कर लेते हैं. 10 11 6 7, हाँ 71. तो ये हो गया हमारे पास 111 ग्राम. 111 ग्राम हो गया. चेक कर लो. हाँ, तो अब देखो यहां से अब हमको पता है कि हमने जो सॉल्ट ले रखा है, हमारे पास 1 मोल गिवन है और हम गए लैब में और इसको ऐसा वेट किया तो वहां पे रीडिंग आ रही है कुछ. ठीक है, हम रीडिंग में देख रहे हैं कि इसका मास क्या है. तो हमें एक्सपेक्टेड है कि आ रहा है 111 ग्राम आना चाहिए. हम रीडिंग में देख रहे हैं कि नहीं, 111 ग्राम तो है नहीं. तो फिर कितना है, 120 ग्राम है. कितना है, 120. हमने क्या देखा कि जब हमने उसका वेट किया, एक्चुअल वेट किया, तो वहां पे आया 120 ग्राम. तो हमें पता है, आपको भी पता है कि ये 1 मोल हमें गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए 111 ग्राम, पर यहाँ पे है कितना, यहाँ तो 120 ग्राम है. तो बाकी का 9 ग्राम क्या है, हमें तो पता है इसके अंदर CaCl2 का सैंपल है. CaCl2 का ये सैंपल है तो इसके अंदर कैल्शियम और क्लोरीन यही दोनों एलिमेंट प्रेजेंट होंगे. तो इसका अगर हमें 1 मोल गिवन है तो 111 ग्राम होना चाहिए, लेकिन गिवन है 120 ग्राम. ठीक, तो इसमें जो हमें 9 ग्राम जो हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, 9 ग्राम जो हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये इम्प्योरिटी प्रेजेंट है. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है. दिस इज नोन एज इम्प्योर सब्सटेंस. इसमें 9 ग्राम इम्प्योरिटी प्रेजेंट है. तो हमें कैसे पता चला 9 ही ग्राम इम्प्योरिटी है. क्यों 9 ग्राम इम्प्योरिटी है, 9 ग्राम से तो ज्यादा भी हो सकता था. क्यों 9 ग्राम बोले, क्योंकि हमें पता है कि ये अगर हमारे पास 1 मोल गिवन है तो इसका मास 111 ग्राम होगा. ये हमें कैसे पता चला, हमें पता है था कि CaCl2 सॉल्ट के अंदर कैल्शियम और क्लोरीन आपस में 1:2 रेशियो में कंबाइन करते हैं. हमें उनका कंबाइनिंग कैपेसिटी, हमें उनका कंबाइनिंग परसेंटेज पता था. क्लियर हुआ. तो अगर हमें किसी भी गिवन सब्सटेंस, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उन एलिमेंट्स का कंबाइनिंग रेशियो पता है, कंबाइनिंग परसेंटेज पता है, तो वहां से हम जानते हैं उसके मोलर मास के पास. फिर हम बता सकते हैं कि वो कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है. समझ में आ रहा है. यह था परसेंटेज प्योरिटी का यूजेस, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का यूजेस. तो अगर हमें पता है कि क्या कंबाइनिंग परसेंटेज है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो हम यहां से परसेंटेज प्योरिटी भी निकाल सकते हैं, उसके मॉलिक्यूलर मास को भी निकाल सकते हैं. क्या फील आ रही है परसेंटेज प्योरिटी किसको बोलते हैं. नाउ हम मूव करते हैं फर्दर इसके फॉर्मूला पे कि कैसे हम निकालेंगे परसेंटेज प्योरिटी. अब हमें समझ में आ गया है कि परसेंटेज प्योरिटी होता क्या है. नाउ अब हम निकालेंगे कि परसेंटेज प्योरिटी निकालते कैसे हैं. हमें तो समझ में आ गया कि ओके, दिस इज नोन एज परसेंटेज प्योरिटी. ठीक है, फीलिंग आ गई. अब चलो फॉर्मूला के ऊपर.
तो देखो कैसे इसका फॉर्मूला बना। ओके, चलो इसे नोट डाउन कर लो। अब चलो बढ़ते हैं इसके फॉर्मूले पे। तो मान लो आपको गिवन है, ठीक है, चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सॉल्ट। ठीक है, ये हमारा सैंपल है सॉल्ट का, NaCl है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि NaCl है। ये हमारा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर। ये है क्या, सॉल्यूट। ठीक है, ध्यान में रखना, ये क्या है, सॉल्वेंट। जो हमारा लार्ज अमाउंट में हम लेते हैं सॉल्वेंट, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको NaCl को अपने अंदर घोल लेगा। तो जो चीज अपने अंदर सॉल्यूट को घोल लेती है, जो चीज घोलने का काम करती है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और जो चीज घुलती है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। मैंने NaCl डाल दिया वाटर में। ठीक है, ये देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसका डिसोल्यूशन हुआ। पहले इसका डिसोल्यूशन होगा, फिर इसका हाइड्रेशन होगा, तो ये क्या होगा, पूरा अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो अभी ये क्या हो रहा है, सॉलिड है, एक्वस मीडियम में यह कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया। ठीक है, ये डिसॉल्व होने लगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सॉल्यूशन बनाया। देखो ध्यान से, ये हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो वॉल्यूम है, अब देखो आपको ये सॉल्यूशन बना के दे दिया, सॉल्यूशन बना के दे दिया। क्वेश्चन में ये आपको देखो, अब धीरे धीरे नीचे से खाली होते जाएगा, वो डिसॉल्व होते जा रहा है। ठीक है, देखो खाली होते जा रहा है और खाली होते जा रहा है, वो डिसॉल्व होते चला जाएगा, पूरा ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। तो वो बन जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। देखो मैंने बताया ना, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, अब देखो हो गया, लगभग खाली हो गया। हाँ, हो गया। ठीक है, देखो ट्रांसपेरेंट है पूरा, बन गया ना होमोजेनियस मिक्सचर। याद करो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या बनाया, बताया था, हर डायरेक्शन में उसका कॉम्पोजिशन सेम होता है। ये बन गया होमोजेनियस मिक्सचर। नाउ ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि आपको गिवन होगा कि ये सॉल्यूशन कितना है। ठीक है, जैसे मान लो हमने ले लिया कि 180 ग्राम है। ठीक है, या फिर 200 ग्राम ये वाटर है, ये वाटर है 200 ग्राम, इसके अंदर हमने 50 ग्राम मिला दिया NaCl। ठीक है, अभी क्या किया हमने कि ग्लास में लिया वाटर, 200 ग्राम पानी है सपोज कर लो, और इसके अंदर हमने मिला दिया NaCl जो कि 50 ग्राम है। ठीक है, 50 ग्राम सॉल्ट मिला है 200 ग्राम वाटर के अंदर, तो हमारा क्या बन के आया, ये सॉल्यूशन बन के आया। ठीक है, अब देखो ये सॉल्यूशन हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ट्रांसपेरेंट है पूरा, ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। नाउ अब बोला कि ये सॉल्यूशन के अंदर आपके पास 50 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व होगा इन 200 ग्राम वाटर में। तो आपको बताना है कि NaCl इसके अंदर कितना आपको बताना है कि NaCl इसके अंदर कितना परसेंटेज प्रेजेंट है। इस सॉल्यूशन के अंदर हमने NaCl डाला है 50 ग्राम, 200 ग्राम का पानी है, तो इसके अंदर कितना NaCl प्रेजेंट है ये बताना है। ओके, नाउ मूव करते हैं। देखो हमारा सॉल्यूशन का मास कितना हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे निकला 200 ग्राम प्लस 50 ग्राम, मतलब 250 ग्राम का सॉल्यूशन हो रहा है। अब इस 250 ग्राम के सॉल्यूशन में हमने 50 ग्राम NaCl डाला है, 50 ग्राम NaCl डाला है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम में करते थे ना कि 100 नंबर में 70 नंबर आए 70%, 100 नंबर में 50 नंबर आए 50%, बस उसी तरीका से 250 ग्राम में 50 ग्राम है, कितने परसेंटेज है इसी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 200 ग्राम के सॉल्यूशन में 200 ग्राम के सॉल्यूशन में 50 ग्राम सॉल्ट होगा, 200 ग्राम के सॉल्यूशन में 50 ग्राम सॉल्ट होगा, तो 1 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना ग्राम होगा, तो 200 बाई 250, सॉरी 50 बाई 250 इतना ग्राम सॉल्ट होगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो निकला 50 बाई 250 इंटू 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहां से कट जाएगा 5, यहां से कट जाएगा 20%,
मतलब ये जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया 250 ग्राम का, ठीक है, इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ NaCl प्रेजेंट है, दैट इज 20% NaCl प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था आपका वो सिनेरियो जब आपको पता है कि ये कितना ग्राम है, सॉल्यूशन कितना ग्राम है, तो दैट इज 200 ग्राम। उसके अंदर सॉल्यूट कितना डाला, वो 50 ग्राम डाला, तो इसके अंदर कितना प्रेजेंट हुआ सॉल्यूट, तो दैट इज 20% प्रेजेंट हुआ, ठीक है। अब देखो इसी चीज को हमने पलट दी, क्या बोला पलट करके कि ये जो हमारा बन रहा है 250 ग्राम का सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी को पलट दिया, बोला कि 250 ग्राम के सॉल्यूशन में 20% सॉल्यूट प्रेजेंट है NaCl का। तो बताओ NaCl का क्या अमाउंट होगा, NaCl का क्या अमाउंट होगा, कैसे निकालोगे। तो 250 ग्राम का सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है ये पूरा 250 ग्राम है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है पूरा 250 ग्राम है, और इसका 20% क्या होगा NaCl, ठीक है। 100% है पूरा सॉल्यूशन, लेकिन इसका 20% क्या है, दैट इज 20% NaCl है। तो आप क्या करोगे, पूरा सॉल्यूशन का मास कितना है 250 ग्राम, उसका हमको क्या बताना है NaCl कितना परसेंटेज है, तो 20%। तो मास ऑफ NaCl कैसे निकालेंगे, तो 20% ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, 20% ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 20% 250 ग्राम का कर दीजिए, 1010 यहाँ 1010 यहाँ 25 टू 50 ग्राम। तो क्या ये वही निकला, क्या ये वही निकला। तो देखो यहां से हमने यहां तक पहुंचा, और अगर ये गिवन है होगा तो हम यहां तक भी पहुंच सकते हैं। क्लियर हो रहा है, यहां तक भी पहुंच सकते हैं। ओके, सो अब देखो कैसे हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन के फॉर्मूले पे आते हैं, ये अब गौर करना। नाउ हम इरेज करते हैं इसे, ठीक है। नहीं, इरेज नहीं करेंगे, रिलेटेबल नहीं होगी चीजें। देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, अब हमें बोला गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें तो पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करना होता है किसी भी नंबर को, उसको परसेंटेज में बनाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ नीचे में हमें क्या लिखा है 250, और 250 क्या है, 250 इज मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, लिख दिया हमने। दिस परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यहाँ डिनोमिनेटर में होगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा है 50, दिस 50 इज व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हमको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना होगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट अगर हमको निकालना होगा, तो हम यहां पे क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर हमसे पूछा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्वेंट है, कितना परसेंटेज इसके अंदर वाटर है, सॉल्वेंट है, वो हम कैसे निकालेंगे। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। कैसे लिखेंगे, अगर हमको निकालना हो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये हमें निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये हम कर सकते हैं, नहीं तो हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं, दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, या फिर बोलो सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट। दोनों ही तरीके अपना करके आप यूज कर सकते हो डेटा, एंड आंसर आपका सेम आएगा। चलो ये फॉर्मूला को नोट कर लो, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कैसे सवाल आते हैं, कैसे हम अप्रोच करेंगे, फॉर्मूला सीख जाएंगे यूज करना। बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नोट करो, एक बार कोशिश करो खुद से बनाने का, जितना बताया है उतनी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ट्राई करें,
तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं, सेकंड क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर हम सेकंड क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आपको ट्राई करना है जरूर, तभी आपको आएगा। बढ़ते हैं आगे। देखो क्या बोला, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन Na2SO4। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से नहीं है, ठीक है? अब देखो Na2 है SO4, इसके अंदर हमको बताना है कि सोडियम का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, सल्फर का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, ये यही बताना है, ठीक है? और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है, ये बताना है। नाउ हम इसका मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि इसका सोडियम का मोलिकुलर मास है 23, 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस सल्फर का 32 और इसका 4 × 16, ये हो जाएगा मोलिकुलर मास। तो ये हो जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 64, ऐड कर देंगे। 46 प्लस 64 होता है 110, 32 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 142 ग्राम, ठीक है? मतलब Na2SO4 का मोलर मास है 142 ग्राम। अब क्या हम बोल सकते हैं कि 142 ग्राम ऑफ Na2SO4 के अंदर हमारा 23 × 2 दैट इज 46 ग्राम ऑफ सोडियम है। सोडियम के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो हम बोलते हैं 142 ग्राम Na2SO4 के अंदर 46 ग्राम सोडियम है, तो 1 ग्राम Na2SO4 में कितना सोडियम प्रेजेंट होगा, दैट इज 46 बाय 142 ग्राम ऑफ सोडियम प्रेजेंट होंगे, राइट? तो अब हम इसका परसेंटेज निकालते हैं ऑफ सोडियम इन Na2SO4, वो निकलेगा 46 बाय 142 इंटू में 100। क्या ये क्लियर हुआ? कैसे बना? ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सल्फर के ऊपर, ठीक है? तो काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है? चलो सल्फर के ऊपर मूव करते हैं। नाउ देखो क्या होगा, 142 ग्राम Na2SO4 में हमारा 32 ग्राम सल्फर होगा। 142 ग्राम Na2SO4 में 32 ग्राम सल्फर होगा, हमने यहां से लिखा, ओके। 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, 32 बाई 142 ग्राम ऑफ सल्फर, ओके। सो परसेंटेज ऑफ सल्फर हम कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे 32 बाई 142 इंटू में 100। क्या ये क्लियर हुआ? देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें अगर बोला गया कि परसेंटेज ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल निकालना होगा, क्या बोला गया? परसेंटेज ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल निकालना होगा, तो हम क्या लिख रहे हैं? क्या हम ये बार बार नहीं लिख रहे हैं? देखो जरा, मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में 100। क्या ये हम बार बार नहीं लिख रहे हैं? मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है? देखो मास ऑफ एन एटम 32, यहां लिखेंगे। मोलर मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, 142 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ सल्फर मिल जाएगा। क्या ये हम बार बार नहीं लिख रहे हैं? अभी देख रहे हैं, हम ऑक्सीजन के भी लिखेंगे तो इसी फॉर्मूला के अंदर ये बैठेगा, इसी फॉर्मूला के अंदर ये आएगा। देखो तो लिखते हैं, देखो 142 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास 14 इंटू 6 यानी कि 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नाउ 1 ग्राम Na2SO4, 1 ग्राम Na2SO4 के अंदर हमारे पास 64 बाई 142 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन Na2SO4 हमें पूछा गया, तो क्या बोलेंगे? क्या ये बिल्कुल सेम चीज नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? Mass of an atom in that molecule, that is 64 gram. Mass of molecule, that is 142 into में 100 कर देते हैं तो बिल्कुल सेम आ जाता है। Now इस चीज को समझो and use the concept in second question। चलो second question बनाओ।
चलो हम करते हैं। ठीक है, नाउ हमको यहाँ पे निकालना है परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। तो हम कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ मैग्नीशियम दैट इज 24 ग्राम, मास ऑफ दिस होल मॉलिक्यूल इज 120 इंटू में 100, ये निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना हो तो मास ऑफ सल्फर दैट इज 32, मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 120 इंटू में 100। मास ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो तो मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 4 इंटू 16 दैट इज 64 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। क्या आपका यही आना था? सेम। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलो नोट कर लो। चलो अभी ये क्वेश्चन ट्राई करने, चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। कर लिया ट्राई, बढ़ते हैं आगे। देखो बोला गया कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ठीक है, देखो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ना, ये क्रिस्टल के फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये जो फॉर्म किया होगा तो उसके अंदर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स चले गए, तो अब उस क्रिस्टल जो बना, जैसे हमारा आइस जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो क्रिस्टल बन जाता है ना, क्रिस्टल बन जाता है, तो वैसे ही ये भी क्रिस्टल बन गया। तो जब ये क्रिस्टल का फॉर्म लिया तो उसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल चले गए, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला हमने? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, समझे? तो ये जो है हमारा 5H2O, इसके अंदर 7H2O, ये क्या है हमारा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अब हमें बताना है कि ये जो हमारा बन रहा है COSO4 और 5H2O, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। कहने का मतलब इसमें हमें परसेंटेज ऑफ वाटर बताना है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर कितना परसेंटेज वाटर है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, पहले हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, निकाल लिया, देन हमें पता है कि इसके अंदर कितना पानी है, दैट इज 5 इंटू 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल्स टू 5 इंटू 18 डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास इंटू में 100 आ जाएगा। दैट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मिला है? एक बार ट्राई करो, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो ये वाला मैं करता हूं, ये वाला आप खुद करोगे, ठीक है। चलो हम लिखेंगे डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल्स टू क्या होगा? मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू 100, यही लिखेंगे। तो इसका मोलर मास जब आप निकालोगे ऐड करके सबको, कॉपर का 63, सल्फर का 32, दिस इज 4 इंटू 16, उसके बाद 5 इंटू 18, तो ये बन जाएगा 249। कर लेना, चेक कर लेना। और इसमें वाटर का कितना मॉलिक्यूल है? 5 इंटू 18, इतना ग्राम वाटर है, 249 है इसका मोलर मास इंटू में 100। तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब इतना परसेंटेज इसके अंदर वाटर है इसके पूरे मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टल के अंदर। समझ में आई बात? चलो बढ़ो आगे, ये क्वेश्चन को करो सॉल्व, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ केटायन, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें बताना है कि इसमें केटायन जो होगा वो कितना परसेंटेज प्रेजेंट है। तो याद करो कि बच्चे में अगर हमसे बोला जाता था कि बताओ MgCl का क्या फॉर्मूला होता है, तो याद करो हम लिखते थे इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -1, ये ऐसे क्रॉस होता था तो बनता था MgCl2, ठीक है, यहाँ 1 आता था, यहाँ पे 2, तो हम लिखते थे MgCl2, इसका फॉर्मूला है, करते थे ना ऐसे। तो उसी तरीका से सोचो ये वाला बना होगा, कैसे बना होगा? तो यहाँ पे NH4 है, यहाँ पे 2 है, ये 1 ये कहां से आ गया? ये निकल के आया इससे, तो उसी तरह 2 इसके पास होगा और इसके पास कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो हम लिखेंगे NH4 +1 और Cr2O7 -2। क्या बोल सकते हैं?
ये ऐसा क्रॉस किया होगा, सोचो, इमेजिन करो ऐसा क्रॉस किया होगा तो इस तरीका से बन गया। तो इसका मतलब ये जो है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, ये हो गया कैटायन। तो इसके अंदर क्वेश्चन में पूछ रहा है अब कि इसके अंदर NH4 कितना परसेंटेज है। देखो इनडायरेक्टली क्वेश्चन को पूछ रहा है, डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि NH4 का परसेंटेज अमाउंट बताने, बोल रहा है कि कितना परसेंटेज कैटायन है अमोनियम डाइक्रोमेट के अंदर। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ NH4 बताइए कितना, समझे, परसेंटेज ऑफ NH4 बताना। क्या लिखोगे परसेंटेज ऑफ NH4 के अंदर, तो मास ऑफ NH4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट NH4 Cr2O7 इंटू में 100, ये लिखोगे, ठीक है। तो इसका मोलर मास सबसे पहले कैलकुलेट करो, ठीक है। तो इसका मोलर मास होता है 252, इसका मोलर मास होता है 252 ना। हमने इसका मोलर मास निकाला 252 और इसके अंदर कितना अमोनियम प्रेजेंट है वो होगा, इसका जो मोलर मास है वो होगा 252 और इसके अंदर कितना अमोनियम प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा 2 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ NH4, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 4, तो दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 254, ठीक है, इंटू में हम कर देंगे 100। तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना कैटायन चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे निकल के आ जाएगा 36 इंटू 254 इंटू 100। ये इसको सॉल्व करते हो तो आपका निकलता है 14.29 परसेंटेज। एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखना, ये आपका निकल के आएगा 14.29 परसेंटेज, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमें पूछा है कि परसेंटेज ऑफ एनायन यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज वो पूछा है, उसको करते हैं। इसका नेक्स्ट एक बार ट्राई करना, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, चलो ये सॉल्व करो। क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ SO4 पे 2 माइनस बताना है, ये सॉल्ट के अंदर, ये सॉल्ट का क्या नाम है, मोहर सॉल्ट, ठीक है। तो इसके अंदर सल्फर का कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे एक ही सल्फर है, तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ SO4 माइनस 2 इज इक्वल टू मास ऑफ SO4 माइनस 2 इज इक्वल बाई मास ऑफ मोहर सॉल्ट, मास ऑफ मोहर सॉल्ट इंटू 100, ठीक है। तो इसका मास कितना होगा, तो सल्फर का मास प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का मास, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का 4 इंटू ऑक्सीजन 64, तो इसका हो जाएगा 96, ठीक है। 96 डिवाइडेड बाई 392 इंटू 100, तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ SO4 पे 2 माइनस। क्या सबका यही आया था, ठीक है। बड़े आते हैं, बड़े चलते हैं आगे। अब चलो देखो, अब ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि हमें पता है ये सॉल्ट का फॉर्मूला, ठीक है। नाउ हमें बोला कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Al2O3 दैट इज एल्यूमिना, पोटेशियम ऑक्साइड दैट इज K2O एंड सिलिका दैट इज SiO2 इन द सैंपल। क्वेश्चन में गिवन है कि एल्यूमिना का फॉर्मूला, एल्यूमिना का मोलर मास है 102, सिलिका का है 360 एंड पोटेशियम ऑक्साइड का है 94। तो क्या आप इस गिवन डेटा के हेल्प से इसके अंदर परसेंटेज ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड, सिलिका और एल्यूमिना निकाल सकते हो? हाँ, कैसे निकाल सकते हो? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गिवन डेटा के हेल्प से इस मास ऑफ सॉल्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम, मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू मास ऑफ Al2O3 दैट इज 102, मास ऑफ K2O दैट इज 94 और मास ऑफ SiO2 दैट इज 360। कितना हो जाएगा देखो, 360 प्लस 102 प्लस 94 556 हो जाएगा। ये क्या 556 ग्राम हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्ट। अब हमको जब निकालना है पोटेशियम ऑक्साइड का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे परसेंटेज ऑफ K2O इज इक्वल्स टू मास ऑफ
K2O डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्ट इंटू 100। ठीक है, तो मास ऑफ K2O कितना निकलेगा 94, मास ऑफ सॉल्ट निकलेगा 556 इंटू 100, ये निकल गया K2O का परसेंटेज। उसी तरह से जब हमें पूछा जाए परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना तो क्या लिखोगे 102 डिवाइडेड बाय 556 इंटू 100। उसी तरीका से पूछा जाए परसेंटेज ऑफ K2O क्या लिखोगे, अच्छा K2O का निकाल लिए सिलिका 360 बाई 556 इंटू में 100। तो इस तरीका से हम तीनों चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा कि किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर या फिर हमारे मिक्सचर के अंदर क्या उसका परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें। नाउ इसके नेक्स्ट वाले चीज पर हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी सैंपल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं उसका अगर हमें परसेंटेज गिवन होता है तो हम कैसे उसका यूज करके हम उसके मॉलिक्यूलर मास तक पहुंचते हैं। ठीक है, हमने अभी मॉलिक्यूलर मास से उसके परसेंटेज तक पहुंचा था, अब हम परसेंटेज से होकर के मॉलिक्यूलर मास तक जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट और यहां तक रिवाइज करके जरूर आना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।